नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। हाल के दिनों में बिहार में अपराध की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और आज जो वाकया, जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं, उसका ताल्लुक भी बिहार से ही है। बिहार के मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में एक जगह है जिसका नाम है रामराजी रोड। इस रामराजी रोड में कई मोहल्ले आबाद हैं और इन्हीं में से एक मोहल्ले की ये घटना है। सुबह सुबह का वक्त था और तारीख थी 7 जुलाई की। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग एक घर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। बेसिकली ये आवाज़ एक महिला की है और कुछ बच्चे भी रोते चिल्लाते हुए सुनाई देते हैं। आसपास के लोग फ़ौरन उस घर की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं और वो जाकर देखते हैं कि घर में एक महिला बहुत ज़ोर से ज़ारो कतार रो रही है, फूट फूट कर। बच्चे भी उसके इर्द गिर्द हैं, वो भी रो रहे हैं और अंदर कमरे में फर्श पर एक शख्स की लाश पड़ी हुई है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इसी घर में रहने वाला, इस घर का मालिक, जिसका नाम है मोहम्मद मुमताज़, उसकी लाश है। और जो महिला रो रही है उसका नाम है सबा फिरदौस, वो उसकी पत्नी है। और 3 छोटे छोटे बच्चे ऑब्वियसली इन्हीं माँ बाप के बच्चे हैं। खून से सनी लाश फर्श पर पड़ी हुई, महिला बेसुध, बेसाख्ता, बेतहाशा रोती जा रही है। और आसपास के लोग, जब ये पता चलता है कि ऐसी घटना हुई है, किसी ने घर में घुसकर मुमताज की हत्या कर दी है, तो पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। आप समझ सकते हैं, मतलब ऐसी घटनाएं तो लोगों को खींचती हैं अपनी तरफ। कुछ लोग जो है हमदर्दी के लिए और सपोर्ट के लिए पहुंचते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है वो तमाशा देखने के लिए पहुंचते हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर लग गई और फ़ौरन पुलिस को इस घटना के बारे में खबर दी जाती है। ये जो मोहम्मद मुमताज़ है जिसकी हत्या हुई थी, ये पंचायत में रोज़गार सेवक के तौर पर काम करता था। और ये सबा फिरदौस जो है वो एक पढ़ने लिखने वाली महिला थी। हालांकि उसकी अब शादी हो चुकी थी, उसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाएं जो हैं वो लगातार देने की तैयारी कर रही थी। और प्रीवियसली, यानी पहले, वो इन एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट भी कर चुकी थी। यानी काफ़ी पढ़ी लिखी और मेरिटोरियस वो महिला थी। लेकिन ये हत्या की घटना हुई कैसे? घर में घुसकर पुरुष जो है घर का, यानी मोहम्मद मुमताज़, उसको किसने इस तरह से चाकुओं से बिल्कुल छलनी कर दिया, गोद डाला, और महिला और बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ? ये सब कुछ हुआ कैसे? लोगों के मन में ये सवाल, ये कौतूहल था। लेकिन जितने भी लोग और ख़ासकर महिलाएं सबा फिरदौस को संभाल रही थी और उससे पूछ रही थी कि बेटी बताओ क्या हुआ, वो किसी को भी ठीक से कुछ बता नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। वो बहुत गम में थी और कभी उसकी ज़ुबान लड़खड़ा जाती, कभी वो बेहोश हो जाती, उसको पानी पिलाना पड़ता और कोई भी सेंटेंस वो ठीक से पूरा नहीं कर पा रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और गमी का माहौल था। बहरहाल पुलिस यहाँ पर पहुँची और पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। पहले पुलिस ने भांपा सब कुछ। अब घर में जो चश्मदीद लोग थे, उनमें 3 छोटे छोटे बच्चे थे, उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ करने का फ़ायदा नहीं था। और जो महिला थी उसकी हालत काफ़ी बुरी थी। तो पुलिस ने सबसे पहले मौके का बहुत बारीकी से मुआयना किया। पुलिस जब घर के अंदर गई तो उसने देखा कि फर्श पर लाश जो है वो औंधे मुंह पड़ी हुई है, मोहम्मद मुमताज़ की। और पूरे फर्श पर जो है वो खून बिखरा हुआ है। अंदर के कमरे में जो स्टडी टेबल है, जहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ दीवार पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। एक पंक्ति थी जो बहुत आई बॉल कैच करने वाली पंक्ति थी। उस पंक्ति में ये लिखा हुआ था कि हारना मुझे मंजूर है, लेकिन खेल तो मैं बड़ा ही खेलूँगी। अब ये पंक्ति किसने लिखी थी, ये भी एक रहस्य था। और सबा फिरदौस से जब पूछताछ हो रही थी तो वो लगातार जो है ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। जब थोड़ा सेटल हुई वो, तो पुलिस ने पूछा, तब उसने इस कत्ल की कहानी बताई। और वो कहानी अपने आप में बहुत ही अफसोसनाक थी। उसका ये कहना था कि रात को पावर कट हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी और मैं गहरी नींद में थी। जैसे ही मेरी नींद खुली अर्ली मॉर्निंग में, तो मैंने ये देखा कि मेरे पति मुमताज़ जो है वो बिस्तर पर नहीं हैं। और जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि इस कमरे में वो
इस हालत में पड़े हुए थे, बोलकर वो फिर से बेहोश होने लगी और रोने लग गई। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बॉडी जो है वो उल्टे मुंह पड़ी हुई थी। अब पुलिस ये कहानी सुनकर जो है वो चकरा गई, हैरान रह गई। वो इसलिए भी हैरान रह गई क्योंकि घर में कोई फोर्सफुल एंट्री, दरवाज़ा तोड़कर घुसने या कोई शोर शराबे की कोई आवाज़ किसी ने भी नहीं सुनी थी। यहाँ तक कि जो बच्चे थे उनको भी पता नहीं चला। और सबसे हैरानी की बात तो ये कि जो पीड़ित महिला थी सबा, उसे भी नहीं पता चला कि उसके घर में कोई कातिल घुस आया और उसने उसी छोटे से घर में उसके पति की जान ले ली चाकू मारकर। इतने चाकू मारे कि पूरा शरीर छलनी हो गया और उसे पता नहीं चला, वो सोती रह गई। उसकी जब नींद खुली तब उसने रियलाइज़ किया कि यह घटना हुई है। तो ये कहानी अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी थी, बहुत ही चौंकाने वाली थी। अब पुलिस को ये भी लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घटना की कहानी या सच कुछ और हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि सबा हमसे कुछ छुपा रही हो। तो पुलिस ने थोड़ा इंतज़ार किया, फिर डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। लोग जो इलाके के होते हैं वो कई बार इस तरह की घटनाओं पर पुलिस के ऊपर नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं। लाजमी भी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन कुछ क्राइम, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसके लिए पुलिस को दोषी नहीं ठहरा सकते। बहरहाल, तो इस मामले में पुलिस थोड़ा इंतज़ार कर रही थी कि एक बार तो हमने बयान लिया है, दूसरी बार बयान लेंगे। इस बार पुलिस फिर से 2-3 घंटे के बाद सबा से पूछताछ करती है और जब पूछताछ करती है तो सबा एक नई कहानी लेकर आती है। इस बार सबा ये बताती है कि मेरे घर में कुछ अनजान लोग घुस आए थे और हमें नहीं पता वो कैसे घुस आए, और मेरी तभी नींद खुल गई और मैंने देखा कि मेरे शौहर को, मुमताज़ को उन लोगों ने पकड़ रखा है। वो लोग जो है वो नकाब लगाए हुए थे और उनके पास चाकू था। मैं रोकती रह गई और मेरी आंखों के सामने मेरे पति मुमताज़ को उन्होंने ताबड़तोड़ चाकू मारे और चाकुओं से वार करके यूं फर्श पर उसको फेंक करके वो लोग यहाँ से फ़रार हो गए। और जैसे ही वो भागे उसके बाद से मैं लगातार मदद मांग रही हूँ, रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ और बस इस तरह से मेरी आंखों के सामने मेरा सुहाग उजड़ गया, मेरे पति की हत्या हो गई। अब पुलिस ये कहानी सुनकर जो है वो और चकरा जाती है क्योंकि पुलिस को पहले सबा ने ये बताया था कि वो गहरी नींद में सो रही थी, पावर कट हो गया था। जब नींद खुली तो उसके बाद उसे पता चला कि उसके पति का कत्ल हो गया है अर्ली मॉर्निंग में। अब सबा ये बता रही थी कि उसकी आंखों के सामने पति का कत्ल हो गया और वो बेबस, लाचार, घबराई हुई सब कुछ देखती रही। तो ये दोनों कहानी में जो है आसमान ज़मीन का फ़र्क था। तो ऐसा आमतौर पर तभी होता है जब कहानी सुनाने वाला या सुनाने वाली झूठ बोल रही होती है। तो सबा के मामले में अब पुलिस को यकीन हो चला था कि ये जो है वो झूठ बोल रही है। उस घर में, हालांकि जिसे कहते हैं ना हम्बल बैकग्राउंड के लोग हैं, लेकिन उस घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और ख़ासकर घर के गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। तो यहाँ पर पुलिस को बड़ी उम्मीद थी कि सीसीटीवी कैमरों से सच पता चल जाएगा। अगर बाहर से कोई भी कातिल आया होगा तो उसके फुटेज वगैरह आसानी से जो है पुलिस को मिल जाएंगे। तो पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच करने की शुरुआत की और पूछा सबा से कि डीवीआर कहाँ पर है, तो सबा ने बताया कि डीवीआर तो वो लेकर चले गए। अब पुलिस जो है उसको और एक झटका लगा इन्वेस्टिगेशन को। पहले एक कहानी का झटका, फिर दूसरी कहानी का झटका, दोनों कहानियाँ अलग अलग, फिर ये तीसरा झटका कि डीवीआर गायब। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि हर कदम पर जो है इस मामले की तफ्तीश में कातिल जो है वो रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहा है और पुलिस का शक जो है वो सबा पर गहराता जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने सबा से सख्ती करने का फ़ैसला किया। कुछ एक रोज़ गुजर गए, थोड़ा सा मामला कूल डाउन हुआ। कूल डाउन इन अ सेंस कि वक्त के साथ चीज़ें जो है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होती जाती हैं, नरम पड़ती जाती हैं। लोगों का गुस्सा भी पुलिस पर से थोड़ा कम हुआ। पुलिस जांच कर रही थी, आ जा रही थी, पोस्टमार्टम करवाया गया। तो इसके बाद पुलिस ने जब सबा से पूछताछ की तो सबा फिर से कुछ नई कहानी और इधर उधर की बातें पुलिस को सुना रही थी। तो पुलिस ने उससे अब बहुत क्लियरली ये कहा कि देखो, बहुत हो गया, कई दिनों से तुम्हारी झूठी कहानियां हम सुन रहे हैं, अब हमें सच सच बताओ कि ये मामला क्या है। हमें ये अच्छी तरह पता है कि ये कत्ल तुमने किया है, हमारे पास उसके सबूत हैं। जब पुलिस बहुत अफर्म तरीके से ये बात पुलिस ने सबा से कही तो सबा जो है वो टूट गई और उसने मान लिया कि हाँ, उसी ने अपने पति मोहम्मद मुमताज़ का कत्ल किया है। अब पुलिस ने पूछा कि भाई तुमने कैसे कत्ल किया, क्यों किया? तो उसने कहा कि मेरे पति नींद में थे और मैं पहले से तैयार थी क्योंकि मैंने प्लानिंग कर रखी थी कि मैं हत्या करूंगी। और फिर मैंने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया और
ज़्यादा ही मैंने, चूँकि मैं तैयार थी पहले से, मुझे तो नींद थी नहीं, वो नींद में थे, तो वार करने पर उनकी हालत ख़राब हो गई। वो फिर रिटेलिएट नहीं कर सके, अपने आप को बचा भी नहीं सके, और इस तरह से मैंने उनको कम से कम 15 से 16 चाकू मारे और उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वो चाकू भी बरामद कर लिया। अब जब ये कहानी साफ़ हो गई तो पुलिस ने फिर ये पूछा सबा से कि तुमने ये हत्या क्यों की, अपने पति को इस तरह से क्यों मारा? तो उसने कहा कि मेरा पति मुझे सताया करता था और मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा करता था। तो पुलिस ने कहा कि इसकी क्या वजह है? तो सबा ने ये बताया कि मेरा पति दरअसल किसी और लड़की के साथ हाल के कुछ सालों से इन्वॉल्व है और लगातार उससे छिप छिप कर बातें करता है। मैं जब भी रोकती टोकती हूँ तो वो जो है मुझे झूठ बोलता है और सच नहीं बताता है। तो इस बात को लेकर मेरे और मेरे पति के बीच में काफ़ी अनबन और कहासुनी होती रहती है। तो इसी कहासुनी और अनबन की वजह से मेरा पति मुझे पीटता है, जिससे मैं बहुत गुस्से में थी और मैं अपने पति से निजात पाना चाहती थी, इसलिए मैंने हत्या कर दी। तो एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसी कहानी जो शुरू में कातिल ने अपने तौर पर काफ़ी ज़्यादा उलझाने की कोशिश की थी। पुलिस ने कुछ दिनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद उस पूरी कहानी का खुलासा कर दिया, लेकिन अब पुलिस को इस मामले में कुछ और सबूत भी जुटाने थे। जो कहानी सबा शुरू में बता रही थी वो कहानी झूठी निकली, बाद में वो जो कबूल रही है वो कहानी सही है। इसको भी सब्सटेंशिएट करने के लिए, कोर्ट में उस बात को साबित करने के लिए पुलिस को सबूतों की दरकार होती। तो पुलिस ने सबा का मोबाइल फ़ोन जो है उसे रिकवर किया और उसकी जाँच करने की शुरुआत की, और इस जाँच से कुछ बड़ी चौंकाने वाली बातें पता चली। एक तो बात ये पता चला कि सबा ने इस कत्ल से पहले बाकायदा लंबी तैयारी की, और लंबी तैयारी करने के साथ साथ उसने गूगल में ये सर्च किया कि किसी आदमी की जान कैसे लें, सबूत कैसे मिटाए जाएं, और इस तरह की सर्च हिस्ट्री उसके मोबाइल फ़ोन में कई दिनों की मिली, जिससे ये पता चल रहा था कि सबा लगातार कत्ल करने का तौर तरीका ढूंढ रही थी और मुमताज़ को मारने की तैयारी कर रही थी। इसके साथ ही जब सबा से पूछताछ हुई तो उसने कहा कि उसने तकरीबन 100 से ज़्यादा क्राइम फिक्शन के एपिसोड्स देखे और उससे उसने क्राइम करने का आइडिया लिया, और उन एपिसोड्स को देखने के बाद फिर उसने तय किया कि वो अपने पति मुमताज़ की हत्या करेगी। चूँकि उसके अंदर मुमताज़ को लेकर काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था, इसीलिए अंदर कमरे में वो जो पंक्तियाँ लिखी हुई थी कि मुझे हारना मंजूर है लेकिन मैं खेल तो बड़ा ही खेलूँगी, वो पंक्तियाँ खुद सबा ने ही लिखी थी, और उसी ने एक पेपर में वो लाइन लिखकर काफ़ी बड़े अक्षरों में दीवार पर चिपका दिया था। तो ये उसके माइंडसेट और उसके अंदर जो हिंसा की भावना थी उस बात का ये एक सबूत था। ये भी पुलिस ने उस पीस ऑफ पेपर को भी पुलिस ने कलेक्ट किया है, दीवार की तस्वीरें क्लिक की हैं, और ये चैट हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें जो है वो पुलिस को मिली है, मतलब मोबाइल की ब्राउजिंग हिस्ट्री। अब चैट हिस्ट्री की बात करते हैं तो अब तफ्तीश में ये पता चला है, कल की ये बात मैं बता रहा हूँ, कल यानी 15 तफ्तीश में पुलिस को ये बात पता चली है कि सबा का अपने ही किसी रिलेटिव के साथ जो है वो अफेयर है। देखिए कितनी हैरान करने वाली बात है। सबा मुमताज़ पर किसी के साथ अफेयर होने का इल्ज़ाम लगा रही थी और ये कह रही थी कि मुमताज़ इस वजह से उसे मारपीट करता है, लेकिन अब जब उसके मोबाइल फ़ोन की पड़ताल हुई है तो पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि मुमताज़ का किसी से अफेयर हो ना हो, लेकिन सबा का अपने एक रिलेटिव से अफेयर ज़रूर था, और इस अफेयर को लेकर मुमताज़ उसे रोका टोका करता था। मुमताज़ ने ही घर के मेन डोर पर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया था और लगातार वो अपने मोबाइल फ़ोन पर सीसीटीवी फुटेज को मॉनिटर किया करता था, ताकि वो ये देखता रहे कि उसकी गैरहाज़िरी में जो उनका और सबा का एक रिश्तेदार है जिसके साथ सबा का इलिसिट रिलेशन था, वो कहीं उनकी गैरहाज़िरी में आ तो नहीं रहा है। ये जो निगरानी करता था मुमताज़, असल गुस्सा, असल आक्रोश सबा के मन में अपने पति के खिलाफ इसी बात को लेकर था, और इसीलिए उसने ये प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के बाद उसने अपने पति की हत्या कर दी। अब पुलिस ने इस मामले में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था, पोस्टमार्टम में 17 बार चाकू मारे जाने के निशान सामने आए हैं। कुछ टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट अभी सामने आनी बाकी है, यानी ये पता चलना अभी बाकी है कि क्या मौत से पहले मुमताज़ को कोई नशीली चीज़ या कोई नींद की गोली या दवा दी गई थी क्या, जिससे वो कोई प्रतिकार नहीं कर सका और उस पर उसकी पत्नी इतने चाकू बरसाती रही। तो पुलिस जो है इस पहलू को अभी खंगाल कर देख रही है। ये मामला ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का है, और साथ ही पुलिस ये भी खंगाल कर देख रही है कि क्या इस मर्डर केस में वो आदमी जिसके साथ सबा का इन्वॉल्वमेंट है, जिसके साथ सबा के रिलेशन है, क्या वो रिश्तेदार भी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर गायब करने के पीछे क्या ये भी रीज़न है क्या,
ये पुलिस अभी पड़ताल करके देख रही है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। अभी इस केस का खुलासा ज़रूर हो गया है, लेकिन बहुत सारे पहलुओं की सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका सोचना क्या है? मुस्कान और सोनम, उसी कड़ी में ये एक नई अब सबा सामने आई है, सबा फिरदौस, जिसने अपने पति की हत्या करवा दी, और वो भी शादी के कई सालों के बाद, जबकि उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। करवा दी क्या, बल्कि अपने हाथों से कर दी। तो अब इस मामले में सबा के चेहरे से नकाब हट चुका है। पुलिस अभी सबूत जुटाने में लगी है। आने वाले दिनों में मैं जब भी किसी नई कहानी या पेशकश के साथ आप सबके सामने हाजिर होऊंगा, मैं आप लोगों को इस केस से रिलेटेड जो और लेटेस्ट अपडेट होंगे, जैसे मारने का तरीका एग्जैक्टली, क्योंकि एक आदमी को एक अकेली महिला 17 बार चाकुओं से उस पर वार करके उसे ज़ख्मी कर दे और महिला को बिल्कुल चोट भी ना आए, उसे लगे भी नहीं, ऐसा तभी हो सकता है जब वो शख्स जो है बिल्कुल नींद में, ज़्यादा नींद में हो या नशे में हो, या फिर कोई और भी वहाँ पर मौजूद हो जिसने उसके हाथ पांव पकड़ रखे हों। तो पुलिस को अभी इन बातों की पड़ताल करनी है। तो ये अपडेट जब सामने आएंगे इस केस से जुड़े हुए, तो मैं उससे आपको वाकिफ़ कराऊंगा, आपको उसके बारे में अपडेट दूंगा। तो फिलहाल आज की ये कहानी यहीं तक, लेकिन इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले आइए जल्दी से हमारी जो परिपाटी है, हम कुछ कमेंट्स वगैरह जो आप लोग करते हैं और मेरी स्टोरी पर अपनी राय देते हैं, उनमें से कुछ राय कमेंट्स मैं पढ़ता हूं। तो आइए उस सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज भी कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ता हूं। 2 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं वो वीडियो जो इससे पहले हमने अपलोड किया था वो मैं ढूंढ रहा हूँ। बिल्कुल, वीडियो तो सामने आ चुका है, अब कमेंट्स की बारी। तो हमारे दर्शक हैं ऋषभ मिश्रा, उन्होंने पूछा है रांची की स्टोरी, सवालिया निशान। अच्छा, मतलब ये शायद ये चाहते होंगे कि रांची की कोई स्टोरी मैं कवर करूं। तो अगर ऐसी कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी होगी ऋषभ, तो ज़रूर कोशिश करेंगे। क्या हरियाणा सरकार के सामने ये बात रख नहीं सकते? शायद वही एक रास्ता है, बाकी सारे प्रोटेस्ट करनी चाहिए, इन्होंने ये कहा है। बेसिकली जो प्रीवियस स्टोरी मैंने सुनाई थी, वो मैंने गुरुग्राम में जो टेनिस प्लेयर राधिका यादव थी, उसके कत्ल से जुड़ी स्टोरी सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पुलिस इस मामले के इन्वेस्टिगेशन में जो मोटिव है उसको लेकर बहुत सीरियसली तफ्तीश नहीं कर रही है। तो कुछ लोगों को खैर मेरी वो पेशकश जो है वो नागवार भी गुजरी, लेकिन जो फैक्ट है वो है। अब नागवार गुजरे या न गुजरे वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये सच तो सामने आना चाहिए कि आखिर एक आदमी ने जो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, खुद उसने अपनी बेटी की हत्या क्यों कर दी। ये सच जानना बहुत ज़रूरी है। प्यार करता था कहकर जो है उस आदमी को वॉकओवर नहीं दिया जा सकता, या उससे कोई रहमी से पेश नहीं आया जा सकता, क्योंकि उसने एक इंसान की जान ली है। चाहे बेशक वो उसकी बेटी क्यों ना हो और एक बाप के तौर पर उसका उस पर हक क्यों ना हो, लेकिन उसकी जान लेने का हक तो कम से कम किसी को नहीं है। डॉली सेनगुप्ता ने भी कमेंट किया है और इन्होंने ये कहा है कि हरियाणा सरकार के सामने ये सारी बातें रखनी चाहिए। बिल्कुल ये बातें रखनी चाहिए। तो हम तो अपने प्लेटफॉर्म से ये बातें रख ही रहे हैं, लगातार बता रहे हैं। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हमारे दर्शक हैं। जगदीश के चांडेगड़ा जी ने भी कमेंट किया है। हरीश साकरिया का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि इंडिया में वैसे भी टेनिस प्लेयर्स की कमी है और इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन बहुत अच्छे सिंगल के टेनिस प्लेयर जो है, जो ग्रैंड स्लैम जीत सके, इस तरह के प्लेयर नहीं हुए हैं। उन्होंने ये बात कही, बात आपकी सही है। इसके अलावा अशोक जांगलू ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि आप स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और तो बहुत इंटरेस्ट आता है, इन्होंने ऐसा लिखा है। थैंक यू वेरी मच। दृष्टि DS के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि भारत की पुलिस किसी काम की भी है, आज तक कितनों को सज़ा दिला है, सिर्फ सरकार का पैसा खा रहे हैं और साथ साथ लोगों का भी नहीं। देखिए, ये एक ऐसा परसेप्शन है ना जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। भारत में पुलिस है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइंड हैं, और पुलिस है तो हम सारे लोग सुरक्षित हैं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि अगर वाकई पुलिस न रहे ना, तो समाज में लोगों का जीना मुहाल हो जाए, क्योंकि क्रिमिनल मेंटलिटी के लोगों की कोई कमी नहीं है। दिल्ली NCR में तो अक्सर अपराध की इतनी घटनाएं होती हैं कि क्या ही कहा जाए। अभी हमारी एक कलीग के साथ जो है यहाँ सेक्टर 18 के पास उनका मोबाइल किसी ने छीन लिया। तो ये देखा जाए तो कोई हीनियस क्राइम नहीं है, पेटी ऑफेंस है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम है जो सीधे सीधे आम लोगों को प्रभावित करती हैं। तो जो मोबाइल छीन सकता है, जब आप उसे पकड़ लेंगे मोबाइल छीनने के क्रम में, तो कई बार देखा गया कि वो स्टैब भी कर देते हैं, चाकू भी मार देते हैं। तो ऐसे लोग बड़े क्रिमिनल माइंडेड
होते हैं, हिंसक होते हैं। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि भारत की पुलिस किसी काम की नहीं है। पुलिस गुनहगारों को पकड़ती है, सज़ा दिलाती है, और ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। कुछ मामलों में पुलिस की काहिली या लापरवाही होती है, और जब वो चीज़ें सामने आती हैं तो हम उस पर खुलकर बात करते हैं। अर्चना सिंह ने भी कमेंट किया है। इन्होंने ये कहा है कि बाप बेटी के रिश्ते ज़रूर बहुत अच्छे होंगे, पर वो ज़रूर राधिका की ज़िंदगी में कंट्रोल रखना चाहता होगा। राधिका 25 साल की हो चुकी होगी, सोने के पिंजरे से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रही थी, जबकि ये बाप सोचता होगा कि मेरी जान से प्यारी बेटी को मैंने घर में ही सब कुछ ला कर दिया है, वो बाहर नहीं जाएगी और न मैं जाने दूंगा। देखिए, ये ऑब्सेशन उन्होंने इसे कहा है। बिल्कुल अर्चना जी, आपकी बात से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। ये बेसिकली मतलब होता है ना, कई बार मोहब्बत जो है वो पैरों की जंजीर बन जाती है। तो ये कुछ उस तरह का मामला मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर लगता है। प्यार नहीं करता था, कम करता था, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो हर बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन जैसा कि हमने और आपने सारे लोगों ने इस बात को रियलाइज़ किया है कि प्यार चाहे जितना भी करे, जान लेने का हक तो नहीं है। इंडिगो आइज़ के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। इन्होंने लिखा है, इट सीम्स पुलिस डजंट वांट टू कैच द मर्डरर्स इवन जस्ट लाइक द सोनम केस। सोनम के मामले में तो मुझे लगता है कि पुलिस ने अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है। बाकी उस मामले में भी आपने जस्ट लाइक बोला तो मुझे वो बात याद आई। उस मामले में भी मोटिव को लेकर एक सवाल है कि जिस तरह के वेंजेंस और रंजिश से राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी, उसकी क्या वजह रही ये समझ में नहीं आया। आपको किसी से प्यार करना था, करते, शादी छोड़कर भाग जाना था, भाग जाते, कुछ भी कर लेते, तलाक ले लेते, कत्ल तो कर दिया। एक बात ये भी समझ में आती है कि चलिए छुटकारा पाने के लिए ज़िंदगी से कत्ल कर दिया, लेकिन कत्ल करने का जो तरीका था, साजिश जितनी गहराई से रची गई, और ये इंश्योर किया कि मौत होनी ही चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कई बार कोशिश करने के बाद राजा रघुवंशी की हत्या हुई। तो वो उस लड़की का, सोनम के मेंटलिटी और मोटिव पर जो है वो सवाल खड़े करती है। खुद मेघालय की डीजीपी इस बात को कह चुकी है। हुमा का भी कमेंट है, तेंजिन घल कप्पा। एनीवे, मैं हो सकता है कि ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, शायद ये नाम जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट के किसी व्यूअर का है, तो बहुत यूज़ टू नहीं है हम आप लोगों के नामों से, तो इसीलिए नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। आप अगर कभी हिंदी में अपना नाम लिख दे तो बढ़िया है। एनीवे, उन्होंने ये लिखा है कि सैड, मेरे घर वाले तो मुझे भेज रहे हैं कि तू फ्रांस में सेटल हो जा कसम से। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। DSPVC चैनल के नाम से एक आईडी, उन्होंने भी, सानू गुप्ता का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका, और फरजाना सिद्दीकी का भी कमेंट है। बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का इतने सारे कमेंट्स करने के लिए और इतना अपनी राय जाहिर करने के लिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। आपसे गुजारिश है कि आज जो घटनाक्रम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उस पर आपकी सोच, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।